और वो कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में रहा है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आईवीएफ क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है? जब कपल पेरेंट बनने का सपना देखते हैं और इस सपने से हकीकत की दूरी तय करने में अधिक समय लग जाता है, तो सिर्फ सवाल ही नहीं, डर, कंफ्यूजन और गिल्ट भी पैदा होता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आईवीएफ एक उम्मीद की किरण बन के आता है। पर आईवीएफ के बारे में फैले हुए मिथ, र्यूमर और आधी जानकारी की वजह से आधे से ज़्यादा कपल इस सफ़र की शुरुआत से पहले ही डर जाते हैं। नमस्कार, मैं प्राची स्वागत करती हूँ आपका इस हेल्थ पॉडकास्ट में। आज ऐसे ही आईवीएफ से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गायनकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और राणा हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सोना घोष मैम। स्वागत है मैम आपका हमारे इस हेल्थ पॉडकास्ट में। जैसा कि भी मैंने दर्शकों को बताया आईवीएफ, तो मैम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आईवीएफ क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। IVF इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जैसे जो गेमीट्स होते हैं, यानी कि फीमेल में एग होता है और हस्बैंड का स्पर्म होता है, ये नॉर्मली बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करता है और बॉडी के अंदर ही बच्चा बनता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम एग को यानी कि फीमेल गेमीट को बॉडी से बाहर निकालते हैं और हस्बैंड से स्पर्म्स लेते हैं, उनको बाहर IVF लैब में फर्टिलाइज करते हैं और डे 3 से डे 5 एम्ब्रियो, कुछ भी आइदर डे 3 और डे 5 एम्ब्रियो को यूट्रस को प्रिपेयर करके यानी कि बच्चेदानी को प्रिपेयर करके उसके अंदर एम्ब्रियो डालते हैं। इतने ही सिंपल लफ्ज़ों में यही होता है IVF। बाकी की पूरी 9 महीने की प्रक्रिया इज़ लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो कि नॉर्मली होती है एक्चुअली। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक प्रक्रिया है गर्भधारण की, ठीक। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शादी के कितने साल बाद नेचुरली ट्राई करने को छोड़कर या उसके साथ साथ आपको आईवीएफ की तरफ भी अपने कदम बढ़ाने चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्राची। एक्चुअली एज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो बुक्स के हिसाब से भी अगर वुमन की एज इज़ लेस देन 35 ईयर्स और वो कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में रहा है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी वो इन्वेस्टिगेशंस बताएं, मेडिसिन्स, प्रोसीजर्स बताएं, उसको फॉलो करना चाहिए। या दूसरी कंडीशन आती है कि एज इफ़ मोर देन 35 ईयर्स ऑफ द वुमन एंड कपल 6 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में रहा है और नहीं कंसीव कर पा रही है वो लेडी, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। मैम, अभी बात इनफर्टिलिटी की हो रही थी, पुरुष की हो रही थी, महिला की हो रही थी, तो पहले मैं शुरुआत करूंगी जो ज़्यादा जिम्मेदार है दोनों तरह से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, महिला के बारे में। मैम, एग काउंट कम होने का एक उम्र के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? एक्चुअली एग काउंट भी इम्पॉर्टेंट है और एग का ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो एग जो है ना, वो यूज़फुल होना चाहिए। यूज़फुल मतलब वो बच्चा बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी। तो कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनमें कंजेनाइटली मतलब पैदाइशी जो है, जो ब्रेन से हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन्स बन रहे हैं, वो पूरे बन ही नहीं रहे हैं। उसी की कमी है, पैदाइशी कमी है, जिसकी वजह से उनके एक क्या मतलब मेंसेस ही नहीं आ पाया और यूट्रस ही प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया, हाइपोप्लास्टिक रह गया, तो वो कंजेनाइटल कमी हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें एग्स तो बहुत होते हैं, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा एग्स होते हैं, लेकिन वो हर महीने जो ओव्यूलेशन होता है, एग का बड़ा होना, फूटना, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसमें वो एक बहुत बड़ा चंक आजकल हो गया है जिसे PCOD कहते हैं। PCOD इज़ वेरी रैम्पेंट नाउअडेज। तो उसमें क्या है, एग काउंट तो ज़्यादा होता है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो नेचुरली जब ओव्यूलेट नहीं कर रहा है तो एग स्पर्म के साथ कंबाइन करने के लिए नहीं मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और एक और कारण होता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्रग्स या फिर किसी केमिकल यूज़ के कारण या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर थेरेपी, इन सब चीज़ों के कारण उसका एग काउंट कम हो गया है। अपार्ट फ्रॉम एज डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। सो दीज आर सम कॉजेज। जी मैम, जब बात हमने महिलाओं की है तो पुरुषों को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? अब हम बात करेंगे स्पर्म काउंट कम होने का कारण। स्पर्म काउंट कम होने के भी मल्टीपल कॉजेज़ हैं।
जैसे सबसे पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ नशा। नशे में चाहे किसी भी प्रकार का आप ले लीजिए, चाहे वो तंबाकू हो खाने वाला या स्मोकिंग हो, तो इन सब चीज़ों से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी कम हो जाएगी, या इवन की डीएनए फ्रैगमेंटेशन, जो स्पर्म का डीएनए होता है उसका भी डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। एंड उसके अलावा अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म यानी कि शराब उसको ले लिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर अल्कोहल लिया जाए तो उससे भी दिक्कतें आती है। लाइक उससे थोड़ा टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ मेल हार्मोन, वो कम हो सकता है। कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगी गेमीट्स में। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेस, आजकल हर इंसान को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर वेरी बिग फैक्टर्स, जिसकी वजह से एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। जब भी स्ट्रेस हो, ओवर टू मच ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा बॉडी में। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो जो ब्रेन से हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, FSH, LH, कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो ओवा का बनना या स्पर्म का बनना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। इसके अलावा जिम जाते हैं तो कई बार जिम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल उसके लिए, टेस्टिस के लिए, स्पर्म्स के लिए। या फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड से डील कर रहे हैं, ओवर हीट एक्सपोजर में हैं, या फिर टाइट ट्राउजर्स पहने हैं, या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दीज आर ऑल रीजंस। मैम, हम अगला सवाल वापस से हम IVF जर्नी पे आते हैं। लोगों को ये लगता है कि IVF की जर्नी बहुत पेनफुल होती है, शायद हो भी सकती है। तो मैम आप ये बताइए कि IVF की जो जर्नी होती है, ठीक है, वो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, ये ज़रूरी तो नहीं कि शायद वो 1 अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, लोगों की जब अटेम्प्ट्स फेल होते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं या वो उम्मीद खो देते हैं। तो ऐसे में मैम आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगी कि इस जर्नी में कैसे बने रहना है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है? प्राची, आपके एक सवाल में कई सवाल हैं एक्चुअली। तो पहला सवाल तो ये कि दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पेनफुल। बिल्कुल भी दर्द रहित होता है, एब्सोल्युटली दर्द रहित होता है। वेरी सिंपली मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगी आपको। जो सबसे पहले तो वुमन को जो बुक हो जाते हैं IVF के लिए, तो वुमन को इंजेक्शंस लगते हैं। हाँ, 8 से 10 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं, पर बहुत पतली सुई से लगते हैं इंजेक्शन। आओ लगवाओ, या फिर कई बार प्रीफिल्ड सिरिंजेस आते हैं, आप घर पे भी किसी अच्छे नर्स से लगवा सकते हैं। इंजेक्शंस लगे, मॉनिटरिंग हुई अल्ट्रासाउंड से, विच इज़ अगेन नॉट पेनफुल। उसके बाद जब प्रॉपर एडिक्वेट साइज़ का हो जाता है तो एनेस्थीसिया दे करके, शॉर्ट एनेस्थीसिया दे करके सुई की सहायता से एग्स को निकाल लेते हैं। तो कोई चीर फाड़ नहीं होती उसमें। तो अगेन इट इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। और फिर वो कुछ घंटे बाद ही, 2-4 घंटे बाद घर चली आती है। उसके बाद की प्रक्रिया तो फिर लैब का काम होता है। एग ले लिया, हस्बैंड से स्पर्म ले लिया, IVF में उसका भ्रूण बनाया, IVF लैब में उसका भ्रूण बनाया, और आइदर ऑन 3rd डे और ऑन द 5th डे हम उसको, वुमन के यूट्रस जब तैयार हो जाता है तो हम डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगेन दैट ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई पेन नहीं होता। सो ये एक मिथ है कि ये दर्दनाक होता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली, वेल नॉट एब्सोल्युटली, मतलब ना के बराबर पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम ये था कि अटेम्प्ट्स अगर फेल होते हैं उस टाइम में कपल को कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है? राइट। तो देखिए IVF में दिस इज़ नॉट वेरी अनकॉमन कि एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाए। कई बार 2 से 3 अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो डे 1 पे जब आप IVF के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रॉपर एक कंसल्टेशन करिए, काउंसलिंग करिए कि हमारा क्या प्रोसीजर होगा। पहली बात तो ये प्रोसीजर डॉक्टर एडवाइस क्यों कर रहे हैं आपको, वाई नॉट मेडिसिन, वाई नॉट IUI, क्यों IVF के लिए। तो वहाँ से आपके जो आपका जो नज़रिया है वो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न, अब ऐसे नहीं हो सकता। तो आप प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, समझिए कि क्यों IVF कर रहे हैं।
नेक्स्ट आप पूछिए कि उसका खर्चा कितना लगेगा, और चाहे सिंगल साइकिल, कई बार हम लोग क्या पैकेजेस में भी करते हैं जी। कि भाई अगर ये पेशेंट लगता है कि शायद ये इसको इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है, मे बी आप 2 टाइम्स के पैकेज बुक करिए तो आपका पैसा थोड़ा कम लगता है, तो हर बार उतना पैसा नहीं लगता है। सो आपके पास EMI की फैसिलिटीज़ होती हैं कि एक बार में सारा पैसा देना नहीं ज़रूरी होता है, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। आप पूछिए डॉक्टर से, तो वंस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो बहुत जाएगा। कम हो जाता है मैम। नेक्स्ट इज आप ये भी पूछिए डॉक्टर से कि सिंगल एम्ब्रियो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर अगर एक अटेम्प्ट फेल हो गया तो व्हाट इज़ द प्लान बी, प्लान बी क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोसाइटी की बातों पर मत जाइए कि फलाना चाची ये कह रही थी, दादी वो कह रही थी, या इन्होंने मुझे ऐसे ताने दिए। इट इज़ योर ओन पर्सनल लाइफ, आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए, दूसरे की बात मत सुनिए, बिकॉज दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है लोगों कहना। का काम है कहना एक्चुअली। मैम ने मेरे अगले सवाल का जवाब बिना सवाल पूछे दे दिया था कि मैम अनुमानित खर्च कितना हो सकता है, तो मैम ने बता दिया कि थोड़ा तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इसके लिए आपके पास और भी सुविधाएं हैं, आप EMI में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले आप जहां जा रहे हैं, जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, उससे इस बारे में पूरी तरह से बातचीत करें। मैम मैं अभी जब हम IVF के इस प्रोसीजर की बात करें, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि उनका जो बच्चा हो उसकी आंखें थोड़ी ब्राउन हो, हेयर कलर्स ऐसे हों, थोड़ी सी स्किन कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, तो क्या IVF में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है? नो, एक्चुअली नो, बिकॉज IVF में एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हाँ, वुमन का एग होता है और हस्बैंड का स्पर्म होता है, तो जैसे माँ बाप होंगे उनकी आंखें ब्राउन होंगी तो बच्चे की हो Brown सकती है, उनकी काली होंगी तो बच्चे की, आई मीन जैसे जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चा होगा। देयर इज नो कस्टमाइजेशन। हाँ, मतलब कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। नो। एक मैम मैं जो आपसे अगला सवाल करने जा रही हूँ, ये बहुत लोगों के लिए कॉमन सा सवाल होगा, पर मेरे मन में ये एक है कौतूहल है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर किसी का पहला बच्चा IVF से हो रहा है, ठीक है, और उन्हें दूसरा बच्चा भी करना है, तो क्या IVF ही होगा, या अगर वो नेचुरली IVF के बाद नेचुरली हो सकता है, वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया, टाइम निकल रहा है, कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि IVF करना पड़ा, बट नेक्स्ट टाइम दे कंसीव स्पॉन्टेनियसली, अपने आप कंसीव कर जाते हैं। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक IVF होगा तो अगला भी IVF ही IVF, होगा। ठीक है। मैम अगर ऐसा होता है तो क्या ये इसको हम चमत्कार कहेंगे, या फिर डॉक्टर्स का कुछ उसमें रोल होता है? नहीं नहीं नहीं, चमत्कार नहीं है, डिपेंड करता है कि इंडिकेशन क्या है जी, कि IVF कार हुआ क्यों है। लाइक फॉर एग्जांपल, एग बनता ही नहीं है, जैसे कंजेनाइटल है कि एग ही नहीं बना कभी, तो जब एग बना नहीं तो कभी भी नहीं बनेगा, तो उसको हाँ, तो हमेशा ही IVF कराना IVF, पड़ेगा। या फिर कह सकते हैं कि बायलैटरल दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एकदम पूरी तरह चिपकी है तो हमेशा ही चिपकी रहेंगी, वो कभी नहीं खुल सकती हैं। बट हाँ, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि एग्स अच्छे नहीं बन रहे, PCOS है, तो एक बार नहीं, बहुत बार ट्राई किया पर नहीं हुआ, फिर फाइनली बहुत ज़्यादा AMH है, AFC है, नहीं कंसीव कर पाए तो IVF करा दिया, बट वो कभी कभी ओव्यूलेट कर भी जाती है वुमन, तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो सकता ओके है। मैम। और मैम अब आजकल एक हमारे यहाँ मैम पिछले कुछ महीनों या सालों में मैं कह लूँ 2-3 चीज़ें बहुत उभर के आ रही हैं। हमने एक मूवी देखी थी विकी डोनर, जहाँ स्पर्म डोनेशन या स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में बताया गया था, हमने सुना तो वहाँ से हमें ये पता चला। पर अभी एक चीज़ चल के आई है, एग फ्रीजिंग। तो ये एग फ्रीजिंग क्या है और कितनी लाभप्रद है हमारे फ्यूचर के लिए, और सेम है स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में, ये दोनों को आप अलग अलग हमें बताएं, जिससे हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी हो कि ये उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और अगर कराना है तो किस एज तक करा सकते हैं। राइट। सबसे पहले आते हैं एग फ्रीजिंग पे। जी। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि औरतों में, विमेन में फर्टिलिटी एक पर्टिकुलर एज के बाद से अराउंड 35 के बाद बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करने लगती है। 38-40 तक आते आते तो ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो जाता है, या बहुत कह सकते हैं बहुत पुअर क्वालिटी रह जाता है। तो औरतें आजकल दे आर डूइंग एवरीथिंग, अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, और करियर पे फोकस करते करते कई बार इट बिकम्स लेट,
सो देयर आर मेनी वुमेन जो कि अपने टाइमली अपने एग्स को फ्रीज करा लेते हैं कि चलो हम बच्चा बाद में प्लान करेंगे, लेकिन एग्स फ्रीज करा ले तो हम अपना बच्चा हम कुछ समय बाद कर सकें। या फिर कुछ ऐसे वुमेन होती हैं लाइक कोई कैंसरस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कीमो, रेडियो या मेडिसिन या सर्जरी ये सब होना है, तो बिफोर दैट प्रोसीजर वो जो है अपने एग्स फ्रीज करा लेते हैं, दे गेट द ट्रीटमेंट डन, और जब ठीक हो जाते हैं तो फिर वो फाइनली कंसीव करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि ट्राई कर रहे हैं ट्रीटमेंट और ग्रेजुअली एक क्वालिटी कम ही हो रही है, या कह सकते हैं कि कोई और बीमारी है उनको, से डायबिटीज़ या कोई और ऐसी बीमारी है जो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हो रही है, तो भी भाई डॉक्टर कहता है कि अभी आप कंसीव नहीं कर सकते हो, तो उसको उस समय के लिए ट्रीट करके एग फ्रीज करा लो, फिर अपना बाकी ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लो, फिर उसके बाद यू थिंक ऑफ द बेबी। दीज आर द कंडीशंस वेयर एग इज़ यूजुअली फ्रोजन। अब मेल्स में आते हैं। मेल्स का भी फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, करियर की वजह से अगर बच्चा नहीं प्लान करना है, एज बढ़ रही है, तो फिर वो स्पर्म फ्रीजिंग करा सकते हैं। या कई बार वो लोग काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री हैं या बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे सैनिक हमारे भाई ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं और साल भर तक घर नहीं आ सकते, सो दे अंडरगो स्पर्म फ्रीजिंग। या वंस अगेन वही ऑन्कोथेरेपी यानी कि कैंसर थेरेपी है या कोई और बीमारी है, सिमिलर रीजंस। दोनों के लिए कंडीशंस ऑलमोस्ट मोर और लेस बराबर है। हाँ मैम, अब मैं आपसे 2-3 सवाल एक में कंबाइन करके पूछूंगी। पहले मैम, जो आईवीएफ के दरमियान जो बच्चा होता है, ठीक है, क्या उसके पैदा होने का जो समय होता है या जब वो पैदा होता है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है या सिजेरियन ही ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि आईवीएफ जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल बेबीज होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। या यूँ कहें, अगर अदरवाइज पुट करें कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो सब भी आईवीएफ प्रेगनेंसी में पॉसिबल है। सो चाहे वो फ़ायदा देखो चाहे वो नुकसान देखो, वो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी। सिर्फ जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहले 3 से 5 दिन लैब में होते हैं, बाकी के सारा कुछ प्रक्रिया 9 मंथ्स इट इज़ एग्जैक्टली विद इन द यूट्रस एंड एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगला और आखिरी सवाल मैम मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जो आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं या जो काफ़ी लंबे समय से नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, उन्हें आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए, इस बारे में क्या सलाह और क्या सुझाव देंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत काम आए? सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ द एज फैक्टर। एज देखिए, पैसा आ जाता है लेकिन उम्र या समय वापस नहीं आता है। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया 34-35 से पहले ही होने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। इफ़ मोर देन 1 ईयर हो गया अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को, तो अगर आप 35 साल से उम्र आपकी कम है तो आप डॉक्टर की सलाह इमीडिएटली लीजिए। और अगर वो आईवीएफ बोलते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि अगर एज बढ़ गई तो आपको अपने एग्स शायद मिलने में मुश्किल हो। सो मोस्टली तो एज ही है, तो उस पर आगे बढ़े। बहुत आसान हो गया है, ईएमआईज हो गए हैं, पैकेजेस हो गए हैं, और प्रोसीजर सिंपल है और रुकना नहीं पड़ता है, चीर फाड़ नहीं है। सो एक ना मिथ फैला हुआ है कि बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। बहुत, जैसे हम बहुत सारे लोगों को सुना है, क्योंकि आईवीएफ जो प्रक्रिया है पहले हम सेलिब्रिटीज से ही सुनते थे कि लगता भी था कि ये इतना एक्सपेंसिव है कि आम लोग इसे नहीं अफोर्ड कर सकते। सेलिब्रिटीज ने आईवीएफ कराया है, फिर उनके जब एक्सपीरियंस सुनते थे उन्होंने मतलब इस तरह से शायद उनका प्रस्तुतिकरण ऐसा रहा हो कि हमें आईवीएफ के बारे में गलत जानकारी रही हो। पर आज आपसे इस बातचीत में हमें आईवीएफ के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में बहुत सारे जो मिथ थे, जो र्यूमर्स थे, उनसे जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। धन्यवाद मैम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू।